चलो आज हम सेकंड चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हैं और लास्ट टॉपिक था इसका पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हम शुरू से बात करते जा रहे हैं। हमने एक बार जब हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, वहां भी थोड़ा सा पढ़ा था द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मैंने कहा था हम इसे आगे भी पढ़ेंगे। तो आज इस टॉपिक के आज इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे उसको डिटेल में पढ़ते हैं और इस टॉपिक को हम खत्म करें कि ये है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? अगर हम इसकी वर्डिंग्स को पढ़ेंगे तो लिखा है इट इज द अदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। इट इज द अदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट मीन्स टू गेट द गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी जॉब पाने के लिए जो आप दूसरी जॉब्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो, दैट इज द कॉस्ट टू गेट दैट जॉब। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात की। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, पहले हम एग्जाम्पल को समझें फिर हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। देखो मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल है। आपने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो आप क्या करने वाले हो? जॉब ढूंढने वाले हो। 90% बच्चे जॉब ढूंढने वाले हैं। आपने जॉब ढूंढने के लिए क्या किया? आपने रिज्यूम बनाए और उनको जगह जगह पे पोस्ट कर दिया। ऐसा ही होता है, आपने अप्लाई कर दिया फॉर इंटरव्यू, ठीक है, या फिर फॉर टेस्ट। कभी कभी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, कभी कभी इंटरव्यू होते हैं। कहीं डायरेक्ट इंटरव्यू है, कहीं पे एंट्रेंस टेस्ट है। आपने अप्लाई कर दिया, आपने टेस्ट दिए, टेस्ट में आप पास हो गए, सामने से कॉल आई कम फॉर द इंटरव्यू। हर एक के साथ होगा ये हर एक की लाइफ में होने वाला है। आपकी लाइफ में भी होगा, मेरी लाइफ में भी हुआ था, हर एक की लाइफ में होगा, ठीक है जी। आपको सामने से कॉल आएगी दैट प्लीज कम फॉर द इंटरव्यू। अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको कॉल की जाएगी। अगर आप कंपनी के क्राइटेरिया में सेट बैठ जाओगे तो आपको कॉल आएगी। फाइन, सामने से कॉल आई, आप इंटरव्यू में चले गए, आपने इंटरव्यू पास कर लिया। एक कंपनी का इंटरव्यू पास किया, पहला इंटरव्यू पास किया, आपको जॉब कितने की मिली? 50,000 पर मंथ। दे ऑफर्ड यू 50,000 पर मंथ। आपने कहा लेट मी ट्राई अदर आल्सो, मेरे घर के पास, थोड़ा सा घर के पास अगर जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वहां से भी आपको कॉल आ गई। एक दूसरी कंपनी से कॉल आई जो कि थोड़ा सा आपके घर के पास थी। दे ऑफर्ड यू 40,000 पर मंथ। कितना ऑफर किया? 40,000 पर मंथ। फिर एक तीसरी कॉल भी आ गई जिसने आपको ऑफर किया 30,000 पर मंथ। सर ये कॉल कहां से आ जाएगी? आपने जगह जगह पे कॉल, आपने जगह जगह पे अप्लाई किया हुआ है। कम से कम 20, 25, 50 जगह पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छी जॉब मिलेगी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएशन करके निकला और मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी, उसके पहले कम से कम मैंने ज्यादा नहीं तो 100 जगह पे अपने रिज्यूम भेजे थे। 100 जगह पे। कहां से मिलते हैं एड्रेस? आपको मालूम है कहां से मिलता है? न्यूज़पेपर से मिलते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं था मेरे जमाने में, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वहां से आपको एड्रेसेस मिलते हैं। फिर वहां पे एक दुकान थी गोल चक्कर के पास, उसका यही काम है फॉर्म भरवाना नौकरी के लिए, वहां से एड्रेसेस मिलते हैं। तो हम क्या करते थे कि एक एनवलप लिए ब्राउन वाले, उसमें अपना एक रेज्यूम डाला, साथ में एक एप्लीकेशन डाली, नाम लिखा और भेज दिया। बहुत जगह से कॉल आती थी। कोई कॉल दिल्ली से आ रही है, कोई बॉम्बे से आ रही है, हर जगह पे भेज दो, बस भेज दो। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी बाकी थी, फिर भी मैंने 5-6 इंटरव्यू दे दिए थे। वैसे मजाक के अंदर, ये करना तो नहीं है, अभी तो आगे पढ़ना है, लेकिन इंटरव्यू देखे कि होता क्या इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। जिस दिन मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू दिया, सीरियसली पहला इंटरव्यू दिया ग्रेजुएशन के बाद, मैं पहले इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। पहला वाला ही इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू के अंदर सिलेक्ट हुआ। और वो क्या था? वॉक इन इंटरव्यू। हमारे जमाने में वॉक इन इंटरव्यू होते थे। नमन सुन रहा है तू? कौन से इंटरव्यू थे? वॉक इन इंटरव्यू, मतलब कोई भी आओ, इंटरव्यू देके चले जाओ। और वो कहां पे था मालूम है? दिल्ली में पहला इंटरव्यू हुआ था। तो मैं फर्स्ट टाइम लाइफ के अंदर दिल्ली गया था, पहली बार से दिल्ली में था, उसके पहले कभी नहीं गया। और वो वॉक इन इंटरव्यू था, जाओ और दे दो। और मैं ऐसे ही जीन्स डाल के और स्पोर्ट्स शूज डाल के इंटरव्यू देने चला गया था। और वहां जाके मुझे पता लगा मेरे लोग तो बहुत अच्छे से कोट पैंट डाल के और टाई लगा के और हाथ में से फर्स्ट क्लास से बैग लेके, नो होते ना लेदर वाले बैग, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स। और मैंने ऐसे किया, डॉक्यूमेंट्स को ऐसे करा और मैं ऐसे चला गया इंटरव्यू देने। ये मेरे हालात ऐसे, और नीचे स्पोर्ट्स शूज थे और जीन्स की पैंट थी। तो मैं जब वहां अंदर घुसा और मैंने देखा ये तो ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट और ऐसे व्हाइट शर्ट, और ये तो मैं वापस जाने लगा। मेरा दिल किया छोड़ो यार, ये अपने से नहीं हो पाएगा, लेट्स गो। फिर मेरे साथ मेरे एक दोस्त था, वो बैठ जाते हैं, क्या भाई गए हैं, इतना पैसा खर्च के यहाँ तक पहुंचे, किराया लगाया, तो चल मजा लेके चलते हैं। तो मजे लेने के लिए चले गए, हमने मजा लेने की सोची। और फिर मानो आप
कि 3000 से ज्यादा बच्चे थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, बहुत बड़ा हॉल था। वहां पे रिटन टेस्ट लिया गया, रिटन टेस्ट पहला टेस्ट लिया गया, फिर सेकंड टेस्ट लिया गया, फिर तीसरा टेस्ट लिया गया, ऐसे 3 टेस्ट हुए हैं। और उसके बाद फिर सिलेक्शन हुई, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ। ठीक है जी, तो ऐसे आप भी इंटरव्यू दोगे और फिर आपको जॉब्स के ऑफर मिलेंगे। फिर आपको जॉब के ऑफर मतलब आपको सैलरी ऑफर की जाएगी। तो मुझे बताओ, आप मान लो आपने 3 इंटरव्यू दिए, ऐसा एज्यूम करो, ज्यादा भी दे सकते हो। पहले वाले ने 50,000 ऑफर किया, दूसरे ने 40,000, तीसरे 30,000। रिकॉर्ड हो रहा है? तीनों तो आपको तीनों डिफरेंट ऑफर मिले। मुझे बताओ कौन सी जॉब आप लोगे? 50,000 वाली। बस यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है। मैंने कहा इफ द वर्किंग कंडीशन इन ऑल द जॉब्स आर सेम देन आई विल ज्वाइन जॉब नंबर 1। एक आम इंसान जो कि रैशनल है, रैशनल मतलब जिसकी अकल काम करती है, जो बेवकूफ नहीं है, वो कौन सी जॉब लेगा? लेकिन एक कंडीशन मैंने लगा दी, क्या? इफ द वर्किंग कंडीशन इन ऑल द जॉब्स आर सेम, आपको सूट करनी चाहिए वर्किंग कंडीशन। तो आप कौन सी जॉब लेने वाले हो? हर एक इंसान यही करने वाला है। फिर होगा क्या, ये देखो, इट मीन्स टू गेट द जॉब 1, पहली जॉब को लेने के लिए यू हैव सैक्रिफाइस द 2 जॉब्स, इन दोनों जॉब को आपने सैक्रिफाइस कर दिया। आपके पास 3 ऑफर थे, आपने इन दोनों ऑफर्स को सैक्रिफाइस किया टू गेट दिस वन, ये किया आपने। तो हम क्या बोलते हैं? सो द ऑब्जेक्टिव कॉस्ट ऑफ जॉब 1 इज ₹70,000। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव कॉस्ट ऑफ योर जॉब 1, तो आप कहोगे द अपॉर्चुनिटी आई हैव लॉस्ट। आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू गेट द जॉब 1, आप कहोगे द अदर अपॉर्चुनिटीज विच आई हैव लॉस्ट। कौन से 2 लॉस किए आपने? 40,000। यही मैंने पहली लाइन में लिखा, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। तो कौन सी 2 लॉस की? ये 2, टू ग्रैब दिस वन। बस इतना सा कंसेप्ट समझ जाओ कि एक चीज को पाने के लिए किसी दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और जो दूसरा आप सैक्रिफाइस करते हो उसी अमाउंट को बोलते हैं पहले वाले के पाने की कीमत। किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और जिस चीज को आप सैक्रिफाइस करते हो उसी की कॉस्ट को बोलते हैं क्या? उस वाले की कीमत, जितना आपने सैक्रिफाइस किया। आप समझे मेरी बात? यहाँ पे पहली जॉब पाने के लिए आपने 2 जॉब को सैक्रिफाइस किया। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू गेट दिस जॉब, ये जॉब को पाने के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी, तो आप कहोगे वो कीमत जो मैंने इन दोनों को सैक्रिफाइस किया, मीन 70,000। अब मेरी बात समझ गए? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कंसेप्ट है। और फिर यही हमने लिखा, क्या लिखा? इट इज द अदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस। इट मीन्स, इसका मतलब टू अवेल, अवेल मीन्स टू गेट, टू अवेल वन अपॉर्चुनिटी, किसी एक को पाने के लिए, विच इज दिस वन, द अदर अपॉर्चुनिटीज मतलब दिस वन, विच आर सैक्रिफाइस मतलब ये 2 आपने सैक्रिफाइस की, विच आर सैक्रिफाइस आर कॉल्ड, इसी को हम कहेंगे द कॉस्ट ऑफ गेटिंग द प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी, जहां पे आप हो। आया समझ में? कोमल बात समझ में आई है? अब थोड़ा क्लियर हो रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? करें सुनो, मैं बताता हूँ, वो कंसेप्ट में समझाता हूँ, हम एक की बात करते हैं, क्योंकि अभी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ रहे हैं। एक और कंसेप्ट इसमें आने वाला है जिसे हम कहेंगे MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वहां पे अगर मैं आपसे पूछूंगा ना व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गेटिंग दिस जॉब, आपका आंसर होगा 40,000। वहां पे हम नियरेस्ट वन पढ़ेंगे, द नियरेस्ट वन, टू गेट दिस बेस्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन वी हैव सैक्रिफाइस, वो कौन सी है? ये वाली। वो कंसेप्ट भी आएगा। अभी जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इनफैक्ट इसको आप कह सकते हो मीनिंग ऑफ, यहां लिखो मीनिंग ऑफ टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप यहां ऐड कर लो, आप यहां ऐड कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इससे हम कहेंगे टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी, अब कंसेप्ट क्लियर होगा। जब हम टोटल की बात करेंगे तो हम ये दोनों को ले रहे हैं जो हमने सैक्रिफाइस किया। जब हम मार्जिनल की बात करेंगे तो फिर हम नियरेस्ट वन लेंगे जो सबसे पहली वाली है, यानी ये 40,000। अभी मैं उस पर आने वाला हूं। ठीक है जी, हो गया इतना क्लियर? क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया आपको? चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आप नोट कर लो।
क्लियर मैं देख रहा हूँ, तेरा इंटरेस्ट लॉस होता जा रहा है ना कॉमर्स के अंदर, है ना? तू घर जाके पढ़ रहा है क्या सच्ची में? पढ़ रहा है सच्ची में? जितना इकोनॉमिक्स में तो पढ़ा घर पे रिवाइज किया है जाके, बकायदा रिवाइज किया हुआ है, पीछे का सारा याद अच्छे से, दोबारा करके देखा, पीपीसी बना के देखा दोबारा से, नहीं आएगा। 100 बार पढ़ लेना, 150 बार पढ़ लेना, 200 बार पढ़ लेना, नंबर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। जब तक आप पेन नहीं उठाओगे या पेंसिल नहीं उठाओगे, पीपीसी को बनाओगे, एक बार बनाओगे, 2 बार बनाओगे, व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को लिखोगे, फिर पीपीसी बनाओगे, फिर जो इन्फॉर्मेशन आपने ग्रैब की थी अटेनेबल नॉन अटेनेबल पॉइंट को बनाओगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस पोटेंशियल परफॉर्मेंस को बनाओगे, ऑप्टिक कॉस्ट को बनाओगे, फिर हाउ टू प्रोड्यूस एन पीपीसी बनाओगे, फॉर whom टू प्रोड्यूस एन पीपीसी बनाओगे, सारी शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी अपने हाथ से दोबारा 2 बार बनाओगे। जब तक ऐसा नहीं करोगे, किताब को सामने रख के, नोटबुक को सामने रख के आप 500 बार भी इकोनॉमिक्स को पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स नहीं आएगी। जैसे ही आपके सामने आप बनाने लगोगे कंफ्यूज हो जाओ, पक्की बात है। अगर आपको सही मायने में इकोनॉमिक्स सीखनी है ना, तो जितना आप पढ़ रहे हो उसको घर जाके लिख के, जब तक लिख के, और बीवन बीएसटी, अगर आप मुझसे पूछो ना सर बीएसटी में बिना लिखे नंबर आ जाएंगे, मैं बोलूंगा कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। मेरे पास बच्चे गवाह है इस चीज के, 40 में से 25 मार्क्स आए, रीजन लिख के नहीं दी बीएसटी। अरे बीएसटी तो सर रनिंग सब्जेक्ट है, वो तो थ्योरी है सारी की सारी, उसमें क्या लिखना? जब तक आप लिख के, बीएसटी भी टेक्निकल लैंग्वेज है, सारी थ्योरी नहीं है। ये इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरी है, इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट। आप आगे जाके इकोनॉमिक्स बनते हो इसको पढ़ने के बाद, ये थ्योरी नहीं है, ये भी टेक्निकल सब्जेक्ट है। ये लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? क्या ये हिस्ट्री है? नहीं, यहाँ याद करने वाला कुछ नहीं है, लिख के करने वाला काम है। तो कम से कम, मैं सच बोलता हूं, कम से कम अगर आप 2 बार नहीं लिखोगे तो 65-70 से नंबर नहीं आएंगे। जब तक 5 बार नहीं लिखोगे तब तक 90 की लाइन में नहीं आओगे इकोनॉमिक्स के अंदर। जब तक 5 टाइम्स आप नहीं लिखोगे। सर एक साथ 5 बार लिख दें? नहीं, आज लिखा, फिर 2-3 दिन के बाद कभी उस टॉपिक को उठाया और दोबारा से रिवाइज किया, फिर 2-3 दिन के बाद उसको उठाया और रिवाइज किया। मतलब जहां कहीं टॉपिक में आपको कंफ्यूजन लगे, जैसे पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस का टॉपिक है, मान लो अच्छा टॉपिक है, पेपर में आ सकता है, आज कर लिया, फिर 7 दिन के बाद कभी टाइम लगा, 15 मिनट लगते हैं या 20 मिनट, उठाया और पूरा टॉपिक लिख के देखा और पिछले वाले से कंपेयर करो, आपको लगेगा कि बहुत सारी गलतियां हो गई, बहुत सारी बातें निकल गई दिमाग से। फिर 1 वीक के बाद कभी, मतलब सारे टॉपिक नहीं कह रहा हूं, अब वो मत करने बैठ जाओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो तो मालूम है हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, उनको नहीं करना है, उनको तो 1-2 बार किया खत्म, दैट वाज द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, उसको भी ज्यादा नहीं लिखना, 2 बार। लेकिन जहां से पीपीसी स्टार्ट हुआ, खासकर वहां से टेक्निकल लैंग्वेज स्टार्ट हो गई, हम टेक्निकल काम कर रहे हैं, हम जो अब कर रहे हैं वो थ्योरी नहीं है। तो जहां से पीपीसी की एंट्रेंस हुई इकोनॉमिक्स के अंदर, वहां से इकोनॉमिक्स सही मायने में स्टार्ट हो गई, वहां से आपको रिवाइज करना स्टार्ट करना है, ठीक है? ऐसा करोगे तभी अच्छे, सबके लिए, तेरे के लिए नहीं बोल रहा हूं, सबके लिए। अगर कोई नहीं कर रहा है तो करना स्टार्ट करो। 1 बार पढ़ने से इकोनॉमिक्स और सामने किताब रख के 500 बार पढ़ने से इकोनॉमिक्स नहीं आएगी। आप 2 बार लिखो, अगर आपका दिमाग बहुत तेज है तो 2 बार में काम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है तो 3री बार लिखो। क्रॉस चेक योरसेल्फ इन अ टॉपिक विच आर इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मार्क देम। पीपीसी का सारा टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सारा टॉपिक। व्हाट इज पीपीसी, व्हाट इज सेंटर प्रॉब्लम इन पीपीसी, ऑब्जेक्टिव कॉस्ट इन पीपीसी। पक्का पेपर आना है 4 नंबर का, ऐसे गारंटी के साथ स्टैंप लगा के 4 नंबर का आना है, और तेरे सामने पेपर होगा और तू सुबह पे लॉस्ट हो जाएगा। रीजन, प्रैक्टिस नहीं की होगी, सामने रख के जरूर पढ़ा होगा किताब को, लेकिन लिख के, और लिख के देखोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अपने आप से निकलेंगे जिसके आंसर आपको मिल जाएंगे। 11th और 12th क्लास की स्टडी लिख के करने वाली स्टडी है, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस स्टडी हो, तीनों लिख के 10th क्लास तक चल जाता है। हिस्ट्री पढ़ ली, रट्टा मार लिया, साइंस की लर्निंग कर ली, रट्टा मार लिया, सिर्फ मैथ्स को प्रैक्टिस कर ली, काम हो गया। 11th में नहीं होता। ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। हाँ, स्टैट की बुक में पहले 2 चैप्टर में आप रट्टाफिकेशन कर सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा एंड कलेक्शन ऑफ डाटा तक रट्टाफिकेशन चलता है, वहां भी 3 चैप्टर के बाद रट्टाफिकेशन नहीं है।
माइक्रो में सिर्फ पहला चैप्टर है जहां रिटर्न रिवीजन हो सकती है, आगे पीछे नहीं हो सकती। सब लिख के करना है, लिख के, और एक बार नहीं, कम से कम 2 बार, कम से कम, और मैक्सिमम 5 बार। आई बात समझ में? अब लिख के करोगे घर जाके, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा भाई, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और बहुत सारे डाउट्स आएंगे जब लिख के करोगे। ठीक है, तो लो ये बना दिया आपने। मैंने कहा लॉस ऑफ चेंज इन गुड वाई डिवाइड बाय लॉस ऑफ चेंज इन गुड एक्स। तो पहली बारी में तो कुछ है ही नहीं, फर्स्ट वाले में तो 0 है, कोई लॉस नहीं हुआ। दूसरे वाले में y का कितना लॉस हो रहा है बताओगे? 1। ठीक है, और इसका कितना गेन हो रहा है? बोलो ना, कितना गेन हो रहा है? सॉरी, यहाँ गेन लिखना था, गलती लिखी, गेन ऑफ गुड एक्स। ठीक कर लो। ठीक है जी, लॉस ऑफ गुड y डिवाइड बाय गेन ऑफ गुड एक्स, क्योंकि गुड एक्स गेन कर रहा है। ठीक कर लो आप। उसके बाद क्या हुआ ये देखो इधर, मुझे बताओ ये कितना लॉस कर रहा है? अब कितना लॉस हो रहा है? ओके, ये कितना गेन कर रहा है? वेरी गुड। ये कितना लॉस कर रहा है? वेरी गुड। और ये कितना गेन कर रहा है? वेरी गुड। यहां कितना लॉस हो रहा है और ये कितना गेन हो रहा है? बोलो ना, ये देख रहे हो आप? एक बात आपने नोट की, आपने एक बात नोट की, इसका जो लॉस है वो बढ़ता चला जा रहा है। द लॉस ऑफ गुड वाई इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। एट फर्स्ट स्टेज गुड वाई हैज लॉस्ट ओनली 1 टन। एट सेकंड स्टेज गुड वाई हैज लॉस्ट 2 टन। एट थर्ड स्टेज गुड वाई हैज लॉस्ट 3 टन। एट फोर्थ स्टेज गुड वाई हैज लॉस्ट 4 टन। आप देख रहे हो? आप देख रहे हो? ये लॉस इसका बढ़ता चला जा रहा है। ये पहले 1 टन का लॉस किया, फिर 2 टन का लॉस किया, 2 टन का लॉस, 2 टन का लॉस किया, फिर 3 टन का लॉस किया और फिर 4 टन का लॉस किया, मतलब सब कुछ 0 हो गया। आप देख रहे हो? ये जो लॉस हो रहा है और इसको जो गेन हो रहा है, इस लॉस और गेन को हम बोलते हैं MOC। क्या बोलते हैं? MOC। इसको नाम पता है क्या देते हैं? आप भी बड़ा बड़ा लिख लो, MOC। इसको हम नाम देते हैं MOC का, और MOC होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं, आप लिखो मीनिंग ऑफ MOC। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MOC? हम ये लिखे। अब पहले ये लिख लो, हमने किया क्या है? हमने वही सेम टेबल बनाया, सेम शेड्यूल, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिए, यहाँ पे गुड एक्स लिया, यहाँ पे गुड वाई लिया, और इस बार हमने निकाला MOC, मतलब एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए गुड एक्स की कितनी यूनिट वाई सेक्रीफाइस करेगा। आप समझे? टोटल की बात नहीं की, दिस टाइम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल। मैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात नहीं कर रहा। डिफरेंस देखो, इधर देखो, डिफरेंस देखो, डिफरेंस कहाँ है? जब टोटल की बात करता तो मैं टोटल की बात कर रहा था कि हाँ, अगर टोटल इसको 4 टन बनाना है तो इसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? 10 टन। तब ये 4 टन पे आया ना। मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल। किसकी? नियरेस्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब इसकी एक यूनिट 1 टन प्रोड्यूस करने के लिए इसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? 1 टन। इसके 2 टन प्रोड्यूस करने के लिए इसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? आप समझ रहे हो? यानी 1 और टन अगर मुझे बढ़ाना है तो इसको 2 टन सेक्रीफाइस करना है, इसको 1 और टन बढ़ाना है तो इसको 3 टन सेक्रीफाइस करना है, इससे फिर 1 और टन बढ़ाना है तो इसको 4 टन सेक्रीफाइस करना है। आप समझ रहे हो? अब मैं बात कर रहा हूं पर टन की। हर 1 टन जो बढ़ रहा है इसके अंदर, वीट के अंदर, हर 1 टन जो बढ़ रहा है उसके लिए इसे हर बार ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ये देखो आप, जब ये 0 था तो यहां कोई सेक्रीफाइस नहीं था। सुनना मेरी बात गौर से। जैसे ही मैंने इसे 0 से बढ़ा के 1 किया, यानी इफ आई वांट टू प्रोड्यूस 1 टन, इफ आई वांट टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ व्हीट, इसकी मुझे कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ी? सेक्रीफाइस 1 टन। इसका भी 1 टन सेक्रीफाइस करना पड़ा। अगर मैं सही लिखूं तो इसका कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? 1 टन। हो गई बात खत्म। इफ आई हैव टू प्रोड्यूस 1 मोर टन, अगर मुझे 1 और टन इसमें ऐड करना है, कितना टन ऐड कर रहा हूं? 1 टन। इफ आई हैव टू ऐड
1 मोर टन, एक और टन अगर ऐड करना है तो अब इसका सेक्रीफाइस कितना हो गया, कितना हो गया 2 टन। इसका मतलब अब इसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 2 टन। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ऑपर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल ऑपर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 मोर टन ऑफ व्हीट, आप कहोगे 2 टन। कितने टन हुआ, 2 टन हो रहा है ना। फिर आपसे कोई पूछे इस स्टेज पे, यहां पे खड़े होके पूछे, यहां पूछे टू ऐड 1 मोर टन, व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। अब आपसे कोई यहां पूछे टू ऐड 1 मोर टन ऑफ व्हीट, हाउ मच टन ऑफ राइस यू हैव टू सेक्रीफाइस, तो कितना बोलोगे 3 टन। दिस टाइम इट इज 3 टन। जब हम मार्जिनल की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट मार्जिनल इकोनॉमिक्स, जब कभी भी हम मार्जिनल की बात करते हैं तो एक और कितना सेक्रीफाइस करेगा, एक और, टोटल की बात नहीं करते हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मार्जिनल, जब हम मार्जिनल वैल्यू की बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मतलब एक और टन बढ़ाना है तो 3 टन, एक और टन बढ़ाना है तो अब 4 टन। आप समझ रहे हो। यहां की बात करेंगे इस स्टेज की, तो 0 से 1 टन पे लाना है तो 1 टन सेक्रीफाइस, एक और टन यहां पे बढ़ाना है तो यहां 2 टन सेक्रीफाइस, एक और टन यहां पे बढ़ाना है तो 3 टन सेक्रीफाइस, एक और टन यहां पे बढ़ाना है तो 4 टन सेक्रीफाइस। जब हम नियरेस्ट की बात करते हैं, इसको बोलते हैं मार्जिनल ऑपर्चुनिटी कॉस्ट, यानी एक और टन बढ़ाने के लिए इसके कितने टन सेक्रीफाइस होंगे, एक और टन बढ़ाने के लिए अब इसके कितने होंगे, एक और टन बढ़ाने के लिए अब इसके कितने होंगे, एक बढ़ता चला जाएगा, एक सेक्रीफाइस होता चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड एमओसी। कंफ्यूज नहीं होना, वो था टीओसी, टोटल ऑपर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप उससे पूछो सर व्हाट इज द टीओसी हियर, तो मैं सिंपल सा आंसर दूंगा, क्या, टू प्रोड्यूस 4 टन ऑफ व्हीट वी हैव टू सेक्रीफाइस 10 टन ऑफ राइस, दैट इज द टोटल ऑपर्चुनिटी कॉस्ट। हो गया ना, यही ना, देखो ना इधर, अगर 4 टन व्हीट प्रोड्यूस करना है तो कितना राइस सेक्रीफाइस किया, सिंपल सी कहानी है। लेकिन आप उससे पूछो सर हर टन में, हर एक टन में कितना कितना सेक्रीफाइस किया, तो मैं कहूंगा जब हमने पहला टन सेक्रीफाइस व्हीट बढ़ाया, व्हीट को प्रोड्यूस किया, तो हमने राइस 1 टन सेक्रीफाइस किया, एक और टन बढ़ाया तो अब की बार राइस 2 टन गया, एक और टन व्हीट बढ़ाया तो अब राइस 1 2 3 टन गया, एक और टन व्हीट बढ़ाया तो राइस 1 2 3 4 टन गया। ऐसा ही हो रहा है ना। हर एक टन बढ़ाने के लिए व्हीट के मुझे राइस के ज्यादा टनेज सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, आप देख रहे हो, एंड दैट इज कॉल्ड एमओसी। और हम एमओसी की रेशियो निकालें तो आप एक बात नोट करोगे, दैट सेक्रीफाइस ऑफ गुड वाइज इंक्रीजिंग, सेक्रीफाइस ऑफ गुड वाइज इंक्रीजिंग। क्या सर और भी कोई केस हो सकता है? चलो इसी के नीचे जहां आपने बनाया ना, जगह है आपके पास नीचे, एक और शेड्यूल बनाओ इसी के नीचे। मैं आपको दिखाता हूं आज का गेम क्या है, बाद में लिखूंगा मीनिंग बाद में लिखवाता हूं, पहले उसका गेम देखिए। एक और बनाओ जहां पे आप लिखो कॉम्बिनेशन ए बी सी डी और ई, कॉम्बिनेशन डाल लो ए बी सी डी ई, और यहां डालो गुड एक्स, इसके ठीक नीचे बनाना तो बात समझ में आएगी, और यहां डालो गुड वाई। ठीक है, इस बार अगर हम गुड एक्स को 0 रखें तो गुड वाई कितना है 10 है। यहीं से स्टार्ट करते हैं सेम, लेकिन आपका कॉम्बिनेशन चेंज करूंगा, थोड़े से चेंज। मान लो ये आपके पास हो गया 8, ये कितना है 1, ये हो गया आपके पास 6, ये कितना है 2, ये हो गया आपके पास 4, ये कितना है 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 6, 8 पे 1 लगा लो, 6 पे 2, 4 पे 3, और ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा कितना 4, और एक और दे दो उसकी कॉम्बिनेशन, ये हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, सॉरी 5, एक बढ़ रहा है ये। ठीक है, ये इस पर मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द मार्जिनल ऑपर्चुनिटी कॉस्ट, तो आप कहोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, डेल्टा वाई ये लॉस है, लॉस ऑफ डेल्टा वाई डिवाइड बाय गेन ऑफ डेल्टा एक्स, क्योंकि एक्स गेन कर रहा है वाई लॉस कर रहा है। मैं अभी निकाल देता हूं सर, यहां तो कुछ नहीं है, पहले वाले केस में तो कुछ है ही नहीं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आप शॉर्ट में कर लेना। ठीक है, ये तो पहले वाले केस में तो कुछ है ही नहीं सर। दूसरे वाले केस में ये है 2:1,
डाउट समझ में आ रहा? तो मैथ्स में आगे थोड़ा सा 2:1 है ना। अच्छा सर अगले वाले केस में सर यहाँ भी 2:1, अगले वाले केस में सर यहाँ भी 2:1, अगले वाले केस में सर यहाँ भी 2:1, अगले केस में यहाँ भी 2:1। यही आ रहा है ना। पहले वाले में कुछ नहीं है, यहाँ 2:1, यहाँ 2:1, 2:1, 2:1, यही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो एमओसी है, एमओसी मार्जिनल ऑफ कॉस्ट, वो एक स्ट्रेट लाइन में है, आप देख रहे हैं एक जैसे ही घट रही है। मतलब इफ आई हैव टू इंक्रीज 1 टन ऑफ व्हीट एवरी टाइम आई हैव टू रिड्यूस 2 टन ऑफ राइस। अब जमीन ऐसी है, जमीन का फर्क है। इफ आई हैव टू इंक्रीज 1 टन, अगर मुझे ये इसमें व्हीट है और ये राइस है, अगर मुझे व्हीट 1 टन बढ़ाना है तो राइस 1, 2। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एमओसी टू इंक्रीज 1 टन ऑफ व्हीट, आप कहोगे 2 टन ऑफ राइस। सिंपल आंसर, आपके लिए आंसर बिल्कुल सिंपल है। एवरी टाइम यू इंक्रीज 1 टन ऑफ व्हीट यू रिड्यूस 2 टन ऑफ राइस, ये चल रहा है ना। लेकिन इस केस में आप क्या बोल सकते हो? इस केस में आप कहोगे द फर्स्ट टन विच आई हैव इंक्रीज आई हैव लॉस्ट 1 टन ऑफ राइस, बट टू इंक्रीज 1 more ton of wheat I have lost 2 ton of rice, and to increase 1 more ton I have lost 3 ton of rice, and to increase 1 more ton I have lost 4 ton of rice. It means every time when I am increasing wheat I have to increase more sacrifice of rice. ये कर रहे हो ना, दोनों में एमओसी डिफरेंट है। यहाँ एमओसी कौन सी है? इंक्रीजिंग। ये एमओसी जो है, एमओसी ये इंक्रीज कर रही है 1, 2, 3, 4, और यहाँ एमओसी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना। मैं बताऊंगा व्हाट इज एमओसी का मीनिंग लिख पाता हूँ। इसे एमओसी भी कहते हैं, इसे एमएसटी भी कहते हैं, मार्जिनल सैक्रिफाइसिंग रेट वो भी बोलते हैं, ठीक है, इसे वो भी कहते हैं। एक तीसरा और बनाओ, इसी के साथ एक और बनाओ, लिखो एक और बना लो, आप लिखो कॉम्बिनेशन, फिर लिखो गुड एक्स और फिर लिखो गुड वाई। यहां लिख देते हैं, थोड़ा पास लिख लो क्योंकि यहाँ पे हमको एमओसी निकालनी है। एक और कॉम्बिनेशन बताओ, तो बहुत डिटेल में जाके बताना चाहता हूँ, पता नहीं समझ में आएगा क्या। लिखो ए बी सी डी ई, कॉम्बिनेशन लिख लो ए बी सी डी और ई। गुड एक्स में वही रखो व्हीट और गुड वाई में रखो राइस। इसको पहले से वहीं से स्टार्ट करो 0 और 10, ठीक है, पहले से वहीं से स्टार्ट करो 0 और 10, 0 10 से स्टार्ट करो। आ जाओ इधर फटाफट देखो। दूसरे कॉम्बिनेशन में आप डालो 6 और यहां डालो 1। तीसरे कॉम्बिनेशन में आप डालो 3 और यहां डालो 2, ये 1 टन से बढ़ रहा है। और चौथे कॉम्बिनेशन में यहां डालो 1 और यहां करो 3, यहां करो 0 और यहां करो 4। मैं आपसे कहूं कैलकुलेट एमओसी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एमओसी? या डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। ट्रायंगल मतलब डेल्टा है, चेंज है। आप इसे ऐसे कह सकते हो चेंज इन गुड वाई अपॉन चेंज इन गुड एक्स। चेंज कितना चेंज आ रहा है, टोटल नहीं, एवरी टाइम यू आर कैलकुलेटिंग चेंज। ये देखो यहाँ क्या है 0, इधर बताओ तो क्या हुआ, ये देखो 4 और ये कितना है 1, इधर और इधर। आप देख रहे हो एक बार एमओसी डिक्रीज हो रही है। मींस एवरी टाइम यू हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, एवरी टाइम यू हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, सॉरी, यू हैव टू रिड्यूस सम लेस क्वांटिटी ऑफ राइस। आप देख रहे हो अब जमीन और ज्यादा अच्छी हो चुकी है, आपने फर्टिलाइजर डाल दिया होगा जमीन में, कुछ तो आपने ऐसा किया होगा। ये डिफरेंट 3 तरह की जमीन है। ये तृप्ता की जमीन है, ये कोमल है और ये पंकज है। देखो तीनों के पास अलग अलग जगह पे जमीन है, आप समझ सकते हैं। Is this land belong to Kripta, land belong to Komal and land belong to Pankaj. Different farmers हैं, different जगह पे काम कर रहे हैं। ये जब कभी भी 1 टन राइस बढ़ाती है, देखो इधर गौर से, जब कभी भी 1 टन प्रोडक्शन को बढ़ाती है, ये कृप्ता की जमीन पे, इसको हर बार एक्स्ट्रा टनेज राइस सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन कोमल के साथ ऐसा नहीं है। कोमल जब कभी भी 1 टन व्हीट को बढ़ाती है, उसे 2 टन राइस सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कंफर्म है, कोमल का कंफर्म है। और पंकज का तो बहुत ही अच्छा काम है। वो क्या है, वो जैसे जैसे व्हीट की प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, वैसे वैसे राइस का सेक्रीफाइस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये देखो
तीनों में एमओसी डिफरेंट है, यहां भी एमओसी डिफरेंट है, यहां एमओसी डिफरेंट है, यहां एमओसी डिफरेंट है। यानी यहां एमओसी क्या कर रही है, एमओसी क्या कर रही है, इंक्रीज। यहां एमओसी क्या है और यहां एमओसी क्या है। बस ये बात दिमाग में बिठाओ, मैं आगे इसके आगे नहीं बताऊंगा, बस यहीं तक। आप पता है क्या करना, अब क्या करना, आज घर जाके नोट को फेंकना नहीं। आप कसम खा लो कि आज घर जाओगे, ये तीनों शेड्यूल फिर से बनाओगे बड़े बड़े एक पेज पे, और ऐसे घुमा लेना पेज को ऐसे, ठीक है। शेड्यूल बनाओगे, उसके सामने डायग्राम बनाओगे। एमओसी क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, हम कल देखेंगे। वैसे तो समझ में आ गया होगा आपको, लिखेंगे कल, उसकी राइटिंग हम कल करेंगे, डेफिनेशन कल लिखेंगे। लेकिन नमन सुन ले, तू लिख ले होगा तो फिर भूल जाएगा। आप आज मालूम है क्या करोगे, आप करना और देखना चालू, आपको क्या मैजिक दिखेगा। आप खुद ही मुझे अगर कहोगे सर बहुत बड़ा मैजिक था, अगर आपने किया तो क्या, आप ये वाला शेड्यूल बनाओ, इसके सामने क्या बनाओगे, डायग्राम। इसका डायग्राम पीपीसी, क्या बनाएंगे हम, पीपीसी। ये भी शेड्यूल बनाओ, इसके सामने क्या बनाओ, पीपीसी। और ये शेड्यूल बनाओ और इसके सामने पीपीसी बनाओ। आप कल मुझे खुद आंसर दोगे, खुद, कि तीनों पीपीसी कैसे बने। आप देखना सच्ची में, आप घर जाके सबसे पहला काम खाना खाने के बाद यही करो, और खुद देखना घर जाके कि कितना मजा आपको आएगा जब एमओसी इंक्रीज कर रही हो, जब एमओसी कांस्टेंट हो, और जब एमओसी डिक्रीज कर रही हो तो पीपीसी पे इसका क्या असर पड़ता है। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आंसर आप लेके आओगे, मैं सिर्फ डेफिनेशन लिखाऊंगा और चैप्टर का टॉपिक खत्म कर दूंगा। कल इकोनॉमिक्स की क्लास बहुत छोटी रहेगी, हम इसको खत्म करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे स्टैट फॉर इकोनॉमिक्स, दूसरी बुक की तरफ। हम दूसरी बुक की तरफ भी झांक लें, क्योंकि फिर आपके पेपर वहां से आने वाले हैं। इसके 2 चैप्टर हमने खत्म किए, हम फर्स्ट बुक के भी 2 चैप्टर कर लेंगे, उस बुक के भी, ठीक है। तो इसकी क्लास कल बहुत छोटी होगी, आपको सिर्फ यही टॉपिक को खत्म करना होगा, और वो आप घर से करके लाओ, ठीक है जी। कल मिलेंगे, चलो बच्चों।